Good morning students. Today we are going to discuss unit number 7. Okay. Today we are going to discuss unit 7, that is property of bulk matter. आज हम करने वाले हैं properties of bulk matter. Okay. Before starting we will discuss some definition which are important. कुछ terms हम discuss करेंगे that is related to elasticity. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस के बारे में. डिफॉर्मिंग फोर्स कि डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है, कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए. नाउ लेट अस डिस्कस डिफॉर्मिंग फोर्सेस. डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा. अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, ठीक है, इफ़ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, फोर्स अप्लाई कर देते हैं, कोई भी आपके पास बॉडी हो सकती है, अगर उसके ऊपर आप क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके तो क्या होता है, जो बॉडी होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है फोर्स अप्लाई करने से. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, उसके शेप में चेंज आ सकता है. बॉडी की वॉल्यूम, बॉडी की शेप में, whereas वॉल्यूम लेंथ. ओके तो इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, मींस उसकी लेंथ में चेंज आता है, उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है या शेप में चेंज आता है, तो जो फोर्स अप्लाई की जाती है उस अप्लाइड फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है, जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म. ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज द वन विच व्हेन अप्लाइड टू द बॉडी चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी. ओके नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास दैट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी. अब देखिए इलास्टिसिटी की बात की जाए तो इलास्टिसिटी जो होता है ये होता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. अब बॉडी की प्रॉपर्टी कि अगर बॉडी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर बॉडी रीगेन कर जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर जाती है, यानी कहने का मतलब है जैसे पहले उसकी लेंथ थी, वॉल्यूम थी या शेप थी, वैसी हो जाए, जैसे ही हम उसमें से क्या रिमूव कर दें, डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर दें. ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन when deforming force are removed. When deforming forces are removed, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को उसके ऊपर से रिमूव कर देते हैं तो ऐसे जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की, वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की कि वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर जाती है जब भी हम उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं. ओके नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टर्म. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज perfectly elastic body. Perfectly elastic body. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, देखिए अगर बॉडी, अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियसली, वैसे ही इसमें भी है, अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेती है, इफ अ बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर पाती है इमिडिएटली, बट एकदम से रीगेन कर ले, तभी हमने लिखा इमिडिएटली, मतलब एकदम से रीगेन कर ले अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जब भी उसमें से हम क्या रिमूव करते हैं, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस. आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस.
तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। मतलब ऐसी कोई बॉडी जो अपनी ओरिजिनल शेप में इमिडिएटली आ जाती है जैसे ही हम उसमें से कौन सी फोर्सेस रिमूव करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव करते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो आ जाते हैं आपके क्वाड्स, ठीक है, क्वाड्स आ जाता है, और आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज आ जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है। तो यार ये आपके एग्जाम्पल हैं नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। नेक्स्ट टर्म इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी कोई बॉडी जो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में वापस ना आ पाए, ठीक है, अ बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन एट ऑल ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव भी कर दें, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर दे रहे हैं, तब भी बॉडी वो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन रीगेन नहीं कर पा रही है, नॉट रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी है। एक ऐसी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन रीगेन नहीं कर पाती है बिल्कुल भी, जैसे ही हम उसमें से कौन सी फोर्सेस रिमूव कर देते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव कर देते हैं, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, तो अगर आप एग्जाम्पल कहें तो हम कह सकते हैं आपका मड, इसके लिए हम एग्जाम्पल कह सकते हैं मड हो गया आपका, ठीक है, पैराफिन वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स, ये जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकती है, ठीक है। ओनली द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफर विद द बॉडी, वो बॉडी के हिसाब से आपकी डिफर करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज स्ट्रेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल शब्दों में कहें, अब आपको डिफॉर्मिंग, तभी मैंने कहा है पहले आपको डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो हम डायरेक्टली बात करेंगे डिफॉर्मिंग बॉडी की, तो फिर आपके दिमाग में अपने आप पता चल जाना चाहिए कि डिफॉर्मिंग बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स आखिर है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की, जिसमें अगर हम बात करें कि अगर हम कोई बॉडी है हमारे पास, ओके, उसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, इफ वी अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है तो अब आपको पता ही है कि उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात आते हैं, उसकी कन्फिग्रेशन में क्या आते हैं, चेंज, कन्फिग्रेशन में आ गया चेंज। तो इसका मतलब है जो उस बॉडी की नॉर्मल पोजीशन थी उसमें जो मॉलिक्यूल और आपके एटम्स थे बॉडी के वो चेंज हो गए। अब उस बॉडी में चेंजेस आ गए आपके, तो उसकी वजह से एक अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स लगता है इस बॉडी में। क्या लगता है, अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखिए नाम ही बता रहा है रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग का मतलब है उसको वापस रीस्टोर करना, यानी अंदर से एक ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, कम्स इनटू प्ले, जो कि क्या करता है, बॉडी को वापस उसकी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में भेज देता है, जो उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल कन्फिग्रेशन थी उसमें भेज देता है, ठीक है। तो इसी जो ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है आपका, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स
acting per unit area, acting per unit area of a deformed force of a deformed body is called stress. इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. अब ध्यान से एक बार दोबारा सुनिए. बात कर रहे थे हम स्ट्रेस की, तो हमने क्या कहा कि देखिए जब भी कोई बॉडी है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स. तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी की कन्फिग्रेशन में क्या आ जाता है? चेंज. यानी उसकी लेंथ में, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाता है. ठीक है. तो अब इस बॉडी के अंदर एक क्या लगता है? इंटरनल फोर्स आता है प्ले में. वो क्या करता है? इंटरनल फोर्स उस बॉडी को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में वापस ले आता है. तो यही हम कह रहे हैं कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, जो एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया पे, डिफॉर्म्ड बॉडी पे, उसी को इन्होंने क्या नाम दे रखा है? स्ट्रेस का नाम दे रखा है. तो आप स्ट्रेस को सिंपली कह सकते हो, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोर हो रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी जो फोर्स लग रहा है अंदर से पर यूनिट एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं. तो स्ट्रेस क्या आ गया आपका? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके. वन मोर डेफिनेशन यू कैन राइट. अब देखिए, अगर हमारे पास कोई परमानेंट चेंज ही नहीं आ रहे हैं बॉडी की कन्फिग्रेशन में, ओके, इफ वी आर हैविंग बॉडी और बॉडी की कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब दैट इज द एब्सेंस ऑफ प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी. तो उसमें क्या होगा? उसमें जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो आपका इक्वल और अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाएगा. तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो अंदर से फोर्स लग रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो आपका इक्वल होगा और अपोजिट होगा. इक्वल एंड you can write that will be equal and opposite. वो इक्वल भी होगा और अपोजिट भी होगा. किसके? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के. एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड. ओके. तो उसके इक्वल भी होगा और क्या होगा? उसके ऑपोजिट भी होगा. तो आप स्ट्रेस की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं. अभी हमने प्रीवियसली किया था स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. ठीक है. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल और ऑपोजिट है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के. तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. तो ये भी आपकी किसकी डेफिनेशन आ गई? स्ट्रेस की. ओके. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स क्या होती हैं स्ट्रेस की? यूनिट ऑफ स्ट्रेस. ओके. व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस? अब हम एसआई यूनिट की बात करें सबसे पहले, तो क्या होएगा आपका? अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में क्या है आपका? फोर्स है. ठीक है. तो फोर्स की यूनिट आपके पास क्या होती है? न्यूटन. और एरिया, एरिया किस में होता है आपका? मीटर स्क्वायर में. ओके. और आपका एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है तो फोर्स ही, तो फोर्स किस में होता है? न्यूटन में. तो आपका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर माइनस 2. न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस. तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर माइनस 2, और यू कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. तो ये आ जाएगी आपकी. और यू कैन ऑल्सो से पास्कल, इसको हम पास्कल से भी लिख सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं PA से, और स्पेलिंग होती है आपकी पास्कल. ओके. तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस. तो SI यूनिट स्ट्रेस की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल. ठीक है. अगर वहीं हम CGS यूनिट की बात करें, तो CGS यूनिट्स क्या होती हैं आपकी? CGS यूनिट जो होती है वो आपकी होती है डाइन, क्योंकि CGS में हम फोर्स को डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आपकी CGS यूनिट्स होगी. वैसे भी हम ज़्यादातर डील जो है वो SI यूनिट से करते हैं, तो आप SI यूनिट को याद रखिए. ओके. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इज यू शुड नो द डायमेंशन फार्मूला. डायमेंशन फार्मूला आपको पता होना चाहिए.
अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेस का, तो देखिए अभी आपने किया स्ट्रेस क्या होता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला आता ही है, क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया, एरिया हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं यानी l की पावर 2। इफ यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट, कितना आ जाएगा आपके पास, m रेज टू द पावर 1, ये आपका डिनोमिनेटर में l स्क्वायर है, जब इसे आप न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -1, ये 2 -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा 1 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू l रेज टू द पावर -1, और ये आ गया आपका t रेज टू द पावर -2। ओके, तो यहाँ पर जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस आ गया दैट इज m1 l -1 t -2। ओके, तो इस तरह से जो है ये हम करते हैं। तो अब सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस के फॉर्मूलाज क्या है, स्ट्रेस की SI यूनिट क्या है, स्ट्रेस की CGS यूनिट क्या है। जब आपको एक बार कंसेप्ट पता होगा तो आपको अच्छे से फिर नॉलेज हो जाएगी कंसेप्ट की। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, अब हमने डेफिनेशंस तो कर ली, स्ट्रेस क्या होता है, यूनिट्स पढ़ ली स्ट्रेस की। अब वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स, कितनी टाइप्स है आपकी स्ट्रेस की, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्मल स्ट्रेस। व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आपका क्या होता है, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब नॉर्मली लगती है किसी एरिया पे, ठीक है, व्हेन a deforming force, when a deforming force acts normally over an area of a body, then the internal restoring force set up per unit area of the body, that is known as नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है आपका, जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को एक्ट कराते हैं किसी भी एरिया के ऊपर, ठीक है ना, ओवर एन एरिया ऑफ द बॉडी, नॉर्मली कराते हैं, लेकिन हम कैसे कराएंगे, नॉर्मली कराएंगे, तब जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसके अंदर सेटअप हो जाती है पर यूनिट एरिया, उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा कि वो ही आपकी जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही है वो नॉर्मली लग रही है किसी भी एरिया पे, तो वहाँ पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी पर यूनिट एरिया में, उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो भी आपका सब डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस की क्या डिविजन्स हैं आपकी, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आता है दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, इफ देयर इज इंक्रीज इन लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ओके, अगर देखिए इंक्रीज होता है, सपोज इफ there is an increase in the length, अगर लेंथ में इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर लेंथ में इंक्रीज हो जाता है और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी in the direction of force applied, in the direction of force applied, the stress is set up, which is known as your tensile stress। अब इसमें है क्या, देखिए अगर ये कह रहे हैं अगर कोई इंक्रीज होता है लेंथ में या फिर बॉडी एक्सटेंड होती है, आपकी एक्सटेंशन होता है बॉडी में, किस डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सपोज लेट अस टेक दिस इज अ सिलेंडर, ये आपके पास है सिलेंडर, ओके, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है।
अब ऑब्वियस सी बात है, इफ़ आई एम अप्लाइंग फोर्स, सपोज दिस इज, इसकी लेंथ जो है ओरिजिनली एल है, ठीक है। अगर मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, अब फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, ऑब्वियस सी बात है फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ इंक्रीज आ जाएगा लेंथ में। तो सपोज जो इंक्रीज आ रहा है लेंथ में, आई विल ड्रॉ इट बाय डॉटेड, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, इससे मैंने बना दिया कि जो पहले आपका सिलेंडर था वो सिर्फ और सिर्फ इतना था, देखिए सिर्फ इतना था, लेकिन जैसे फोर्स लगाया तो उसमें इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इतने के साथ इतना और बढ़ गया। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो ओरिजिनली था वो एल हो गया। तो इसका मतलब है अगर कभी भी किसी बॉडी में एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन का मतलब या किसी की बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आता है, जैसे पहले लेंथ सिर्फ एल थी, अब क्या हो गई आपकी एल प्लस डेल्टा एल हो गई, ठीक है ना। और किस तरफ इंक्रीज आता है, जिस तरफ हम क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस तरफ इंक्रीज होता है। तो ऐसे जो स्ट्रेस होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी in the direction of force applied, the stress setup it is known as tensile stress। तो जो स्ट्रेस सेटअप होती है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेंडर को स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई की हुई है, ये देखिए फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो ये आपके पास ये जो फोर्स लग रही है, जो ये स्ट्रेस आ रही है आपकी, जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होती है बॉडी में, उसे हम क्या कह देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कह देंगे। वैसे नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेकेंड पार्ट, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है अगर डिक्रीज होता है लेंथ में, ठीक है, और कंप्रेशन होता है बॉडी में ड्यू टू फोर्स अप्लाई, ठीक है। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस टेक दिस एग्जांपल ओनली, एक सिलेंडर है हमारे पास, ओके, दिस इज अ सिलेंडर। अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दिस इज हैविंग, इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट फोर्स इज एफ, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी अंदर की तरफ, जैसे यहाँ इंक्रीज कर रहे थे हम, तो यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ हो रहा था, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेंथ में क्या हो रहा है, जो लेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या बॉडी में क्या आ रहा है, कंप्रेस हो रही है आपकी बॉडी, जैसे ही हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ओरिजिनल लेंथ ही एल था, तो जब आप कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्रेस हो रही है, तो कुछ ना कुछ आपका, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा लेंथ में, कितना डिक्रीज हो रहा है, इतना डिक्रीज हुआ, उसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगी आपकी, दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ नाउ, दैट इज एल माइनस डेल्टा एल आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा रखा है कि एक सॉलिड सिलेंडर जो है उसे कंप्रेस किया गया है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, जिसको हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है कि डिक्रीज होना लेंथ में या फिर कंप्रेशन होना बॉडी में ड्यू टू फोर्स अप्लाई, तो उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है आपका, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी आपकी कोई भी सॉलिड बॉडी है जो कि चेंज होता है, अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम, अगर अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस में हम वॉल्यूम में चेंज की बात करते हैं, ओके। तो व्हेन एवर अ सॉलिड बॉडी, व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज, जब उसमें चेंज होता है इन वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम में चेंज होता है विदाउट, बट एक बात ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी चेंज इन ज्योमेट्रिक शेप, विदाउट एनी चेंज इन ज्योमेट्रिक शेप,
geometric shape on applying force, on applying force perpendicular to every point on the body, on the surface of body, then restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress. तब जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है आपका, उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं. मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपका क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है और उसमें चेंज होता है, स्पेशली उसकी वॉल्यूम की बात की जा रही है यहाँ पे, वॉल्यूम में चेंज आता है बिना उसकी ज्योमेट्रिक शेप में चेंज हुए बिना, ठीक है, जब भी उसके ऊपर अप्लाई की जाती है क्या, फोर्स अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है बॉडी का, वो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है. ओके, तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्फीयर. ये हम ले लेते हैं, आपका एक सॉलिड स्फीयर है. ओके, अब ये सॉलिड स्फीयर है. अब हमने क्या अप्लाई किया, हमें तो अप्लाई करना है फोर्स, ठीक है, वी आर अप्लाइंग फोर्स, तो हमने फोर्स अप्लाई कर दिया. तो ओरिजिनली इट्स वॉल्यूम वाज v, ठीक है, और वो डिक्रीज होके क्या रह गई, ये डिक्रीज हो गया आपके वॉल्यूम में. तो कितना डिक्रीज आ गया आपका, डेल्टा v का डिक्रीज आ गया. तो ओरिजिनली शेप तो स्फीयर ही था. ये देखिए ध्यान से, ये शेप कैसा है, स्फेरिकल ही शेप है, लेकिन जब उसकी वॉल्यूम में चेंज आया तब भी तो वो क्या रहा, स्फीयर ही रहा. तो यही तो कह रहे हैं कि जब भी कोई सॉलिड बॉडी है उसकी वॉल्यूम में चेंज आता है बिना उसकी ज्योमेट्रिक शेप में चेंज आए बिना, तो उसे कौन सा स्ट्रेस कहते हैं, वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपका लगता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.